अध्याय 4। बहामास में अपने पिता के साथ 3 हफ्तों की छुट्टियां बिताकर जॉय एंसली वापस लौट आई थी। अपने विशाल बेडरूम में सामान सहेजते हुए उनके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उन्हें लग रहा था कि ये ट्रिप उतनी सफल नहीं रही जितनी उम्मीद थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो महिला किसी के प्यार में आकर डूबी हो उसे बहामास जैसी रोमांटिक जगह पर अपने 80 वर्षीय पिता के साथ 3 सप्ताह नहीं बिताने चाहिए, चाहे वे कितने ही चुस्त दुरुस्त और समझदार क्यों ना हों। पूरी छुट्टियों के दौरान मेल डेवन की यादें उन पर इस कदर हावी रहीं कि वो खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाईं। 31 साल की जॉय एंसली एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं। लंबी कदकाठी, सांवला रंग और चेहरे की नक्काशीदार बनावट उन्हें आकर्षक बनाती थी। उनकी गहरी आंखें बेहद खूबसूरत थीं और उनका सौम्य शांत स्वभाव उन्हें भीड़ में भी सबसे जुदा खड़ा रखता था। मेल डेवन से उनकी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी और पहली नज़र का वो आकर्षण अब एक गहरे प्रेम में बदल चुका था। वो जानती थी कि मेल शादीशुदा हैं और उन्हें यह भी आभास हो गया था कि मेल का दोबारा घर बसाने का कोई इरादा नहीं है। वक्त के साथ उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। वो खुश थी कि मेल ने उन्हें अपनी पसंद बनाया, कभी मेहमानों की खातिरदारी के लिए, कभी टेनिस कोर्ट पर अपनी जोड़ीदार के रूप में, तो कभी सिनेमा देखने वाली दोस्त और एक भरोसेमंद राजदार के तौर पे। उनका मिलना जुलना अक्सर होता था। लोग बातें बनाते थे जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, लेकिन मेल इन बातों से बेखबर थे और जॉय को इनकी परवाह नहीं थी। उनके पिता जज एंसली ये सब कुछ एक खामोश उदासी के साथ देखते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। जज साहब का मानना था कि इस उलझन को उन दोनों को खुद ही सुलझाना होगा। उन्हें बस ये उम्मीद थी कि मेल, जिसकी वो प्रशंसा करते थे, जॉय की भावनाओं को समझने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सामान जमाते जमाते जॉय अचानक ऊब गईं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। बाहर बगीचे में उनके पिता, एक लंबे, छरहरे और सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग, गुलाब की झाड़ियों के बीच टहल रहे थे और बड़े गौर से देख रहे थे कि कहीं फूलों को कीड़ा तो नहीं लग गया। उन्हें देख जॉय के चेहरे पे मुस्कान आ गई। घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। पिताजी का चाय का वक्त। वो तुरंत कमरे से निकली और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ी। तभी हॉल में रखे टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। वो मेल डेवन का फ़ोन था। उनकी आवाज़ सुनते ही जॉय के दिलों की धड़कनें हमेशा की तरह तेज़ हो गईं। लौटने के बाद ये उनकी पहली बातचीत थी। अरे मेल, जॉय ने उत्साह से कहा, कितना अच्छा लगा तुम्हारा फ़ोन पाकर। मैं खुद आज रात तुम्हें कॉल करने वाली थी। कैसी हो जॉय? छुट्टियाँ कैसी रहीं? मेल की आवाज़ दूसरी तरफ से गूंजी। अच्छी थी। मैं दरअसल। जज साहब कैसे हैं? मेल ने बात बीच में काटते हुए पूछा। वे बिल्कुल ठीक हैं। हम सोच रहे थे कि। जॉय, मेल के स्वर में अचानक एक गंभीरता आ गई। क्या हम आज शाम 6 बजे मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ की भारीपन ने जॉय को चौंका दिया। हाँ बिल्कुल, कहाँ मिलना है? क्या तुम बैंक आ सकती हो? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? बैंक? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, पर मौसम बहुत सुहाना है। क्या हम बीच हट पर नहीं मिल सकते? नहीं जॉय, प्लीज़ बैंक ही आ जाओ। जब हम मिलेंगे तब मैं सब समझा दूंगा। तो फिर 6 बजे, ठीक? ठीक है, जॉय ने धीमे से कहा। जल्दी ऊपर के केबिन में आ जाना। मैं मिस एशले को बोल दूंगा कि वो तुम्हारा इंतज़ार करें। ओके जॉय, सी यू सून डार्लिंग। और फ़ोन कट गया। जॉय ने धीमे से रिसीवर वापस रखा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही। मन में घबराहट भी थी और एक अनजानी सी उम्मीद भी। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या आखिरकार वो दिन आ गया था जब वे अपने रिश्ते के बारे में बात करने वाले थे? वो भारी मन से धूप से खिले उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ जज साहब बड़ी बेसब्री से अपनी चाय का इंतज़ार कर रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे। जॉय मेल के आलीशान और आरामदायक कार्यालय में बैठी थी, लेकिन उनका मन अशांत था। उनकी उंगलियां हैंडबैग के हैंडल को कसकर जकड़े हुए थीं और दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका में अनियमित रूप से दौड़ रही थीं। वो गहरी चिंता के साथ मेल की बातें सुन रही थीं। मेल के चेहरे पे थकान और तनाव की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने जॉय का स्वागत किया, लेकिन उनकी आवाज़ में वो पुरानी खनक नहीं थी। सदमे की तीव्रता को कम करने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की। जॉय, हम इतने पुराने दोस्त हैं कि मुझे याद भी नहीं कि हम कब मिले थे। मैंने हमेशा अपनी परेशानियां तुम्हारे साथ साझा की हैं, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा समझा है। लेकिन तुम्हारे बाहर रहने के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब बदल के रख दिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह सच पता चले। अभी ये बात कुछ ही लोगों तक सीमित है और मुझे उम्मीद है कि वे राज रखेंगे, लेकिन अगर ये बात बाहर निकली तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ये किसी और के मुंह से सुनो। इतना बड़ा खुलासा जॉय के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने गजब का संयम दिखाया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी घबराहट मेल को कमज़ोर करे। उनके लिए मेल की सुरक्षा अपनी भावनाओं से कहीं ऊपर थी। मुझे बताओ मेल,
जॉय ने खुद को शांत करते हुए कहा और कुर्सी पर ज़रा और टिक कर बैठ गईं। आखिर बात क्या है? मेल अपनी डेस्क पर कोहनियाँ टिकाए ठुड्डी को हाथों का सहारा दिए बैठे थे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के म्यूरियल मार्श डेवन, जॉनी विलियम्स और नोरेना के बारे में सब सच कह दिया। जॉय खामोशी से सुनती रहीं। पहले तो उन्हें लगा कि मामला और भी बुरा हो सकता था, लेकिन जैसे ही उन्हें इस सच का एहसास हुआ कि जिस आदमी से वो प्यार करती हैं उसकी अब एक 17 साल की बेटी है जो उसी के घर में रह रही है, उनके मन में एक टीस उठी। वो लड़की शायद अब वो सब कर रही होगी जो जॉय मेल के लिए करना चाहती थी, उसे सहारा देना, उसका ख्याल रखना। उन्हें डर लगा कि ये नई दीवार उन्हें मेल से और भी दूर कर देगी। तो यही पूरी कहानी है, मेल ने लंबी सांस भरते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ। मुझे डर है कि यह बात कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगी। मुझे टेरेल और ब्रेवर पर भरोसा है, लेकिन वो बोना अलगीर मुझे परेशान कर रहा है। काश उसे इस बारे में कुछ पता ना होता। तुम क्या कहती हो जॉय? मेरे हिसाब से अगर वो तुम्हारी बेटी को पसंद करता है तो वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? जॉय ने तर्क दिया। पता नहीं जॉय, लेकिन मेरा मन उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मिल ने झुंझलाते हुए कंधे उचकाए। खैर, फिलहाल तो सब शांत है। पूछताछ को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और नोरेना या मेरे बारे में कोई खबर बाहर नहीं आई। अब तो हमें बस इंतज़ार करना होगा। वो कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। लेकिन ये नोरेना, उन्होंने बेबसी से जॉय की तरफ देखा। शायद मैंने खुद को धोखे में रखा। जब टेरेल ने बताया कि नोरेना मिल गई है तो मैं भावनाओं में बह गया था। उसे वापस पाने के विचार ने मुझे हिला के रख दिया था। वो फीकी मुस्कान के साथ बोले। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। उसका व्यवहार मेरे प्रति रूखा और शत्रुतापूर्ण है, जो शायद स्वाभाविक भी है। उसे बचपन से यही सिखाया गया कि मैंने उसकी माँ की ज़िंदगी नर्क बना दी थी। इस कड़वाहट को मिटाना बहुत मुश्किल होगा जॉय। 2 हफ्तों से एक छत के नीचे रहने के बाद भी हम अजनबियों की तरह ही हैं। जॉय ने हमदर्दी जताते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। मेल, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन तुम्हें उसके नज़रिए के बारे में भी सोचना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो मेरी कल्पनाओं वाली बेटी से बिल्कुल अलग है, मेल ने हताशा में कहा। सच तो यह है कि अगर उसकी शक्ल म्यूरियल से इतनी ना मिलती तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो मेरी औलाद है। वो दिन भर क्या करती है? जॉय ने पूछा। यही तो समस्या है, उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। वो सारा दिन कमरे में बंद रहकर कान फाड़ देने वाले पॉप गाने सुनती रहती है। मैंने ही उसे रिकॉर्ड प्लेयर और पैसे दिए थे और अब वो वही घटिया रिकॉर्ड्स जमा करती रहती है। मैंने सोचा था कि वो क्लब जाएगी, टेनिस सीखेगी या घुड़सवारी करेगी, लेकिन उसे इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। गोल्फ का सुझाव देने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मेल, जॉय ने नरमी से कहा, वो कोई लड़का नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को खेलों में दिलचस्पी हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने उसे अपनी पसंद थोपने की कोशिश की, ये मेरी गलती थी। और इसके अलावा मैंने उसे एक कार दी है और वो अक्सर सिकोम्बे चली जाती है। मेल की आवाज़ में कड़वाहट आ गई। वो उस बोनो से कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। वो मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा करती है। उस शख्स में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही गलत और अप्रिय है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे उस आदमी से मिलने से साफ मना कर दूँ। जॉय ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं। मेल, तुम ये सब कैसे करोगे? क्या ये सही होगा? मैं उसे साफ कह दूंगा कि वो उससे ना मिले। और अगर उसने वजह पूछी तो? मेल ने जॉय की तरफ तीखी नज़रों से देखा, जैसे वो अपनी बात पे अड़े हों। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा उसे रोकना सही है? जॉय ने तसल्ली देते हुए कहा। इसे कुछ इस तरह देखो मेल, वो आदमी उसकी माँ को अच्छी तरह जानता था। इस अनजाने माहौल में वो नोरेना के लिए एक पुराने सहारे जैसा है। वो अचानक इस ऐशो आराम और दौलत के बीच एक ऐसे आदमी यानी तुम्हारे साथ रहने आई है जिसे वो अपना पिता तो मानती है, लेकिन जिसके साथ उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। ऐसे में उसका एड्रेस से मिलना स्वाभाविक है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? एड्रेस? लेकिन वो एक बोना है, मेल चिढ़कर बोला। पता नहीं क्या बात है, पर मुझे वो आदमी फूटी आंख नहीं सुहाता। आखिर एक 17 साल की लड़की अपना सारा वक्त उस जैसे इंसान के साथ क्यों गुजारना चाहेगी? तुम सुबह 8:30 बजे घर से निकल जाते हो और 6:30 बजे लौटते हो, जॉय ने तर्क दिया। घर में अकेले बैठे बैठे पॉप गाने सुनना भी बहुत बोरियत वाला काम है। उसके पास बात करने के लिए और है ही कौन? अगर वो क्लब आना शुरू कर दे तो उसे नए दोस्त मिल जाएंगे। असलियत को समझो मेल, जॉय ने धीमे से कहा। क्लब की महिलाएं या तो शादीशुदा हैं और अपने बच्चों में मशगूल हैं, या फिर मेरी तरह इतनी उम्र दराज की किसी 17 साल की लड़की के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगी।
मेल अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। ठीक है, मान लिया कि मेरे सारे विचार गलत हैं। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। मेरे ख्याल से इस सब का सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि उसे बैंक में नौकरी करने दो। इससे वो अपनी उम्र के लोगों से मिलेगी भी और बिजी भी रहेगी। उसे ये महसूस नहीं होगा कि वो पानी से बाहर निकली मछली की तरह यहाँ अनफिट है। फॉर गॉड सेक जॉय, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी काम करे। मेल ने विरोध किया। उसे इसकी ज़रूरत ही क्या है? मेरे पास हम दोनों के लिए बहुत पैसा है। उसने खुद भी बैंक में काम करने का जिक्र किया था, लेकिन ये एक भद्दे मजाक जैसा है। एक खूबसूरत लड़की बैंक के इस बोरियत भरे माहौल में अपना वक्त क्यों बर्बाद करे? क्या तुम उसे यहाँ एडजस्ट कर पाओगे मेल? हाँ, ये आसान तो नहीं होगा, मेल ने सोचते हुए कहा। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इसका इंतज़ाम तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मैं उसे काम करते नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जॉय ने अपनी घड़ी देखी। क्या तुम आज रात खाने पे घर चलोगे? फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन आ नहीं पाऊँगा, मेल ने भारी मन से कहा। मैं नोरेना को इतनी देर अकेला नहीं छोड़ सकता। जॉय, तुम देख ही रही हो कि मैं इन दिनों कितना उलझा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसे भी साथ ले आओ, जॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। 80 साल के जज साहब और मुझ जैसी अधेड़ उम्र की कुंवारी महिला के साथ उसे ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। तुम खुद को अधेड़ उम्र की कुंवारी क्यों कहती हो? मेल ने उसे टोकते हुए पूछा। जॉय हल्के से हंस पड़ी। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ तो करना होगा। उसे यहाँ बैंक में काम करने दो। मुझे यकीन है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादातर बातों में तुम मेरी सलाह मानते हो। क्या इस बार भी मेरे कहने पे ये इंतज़ाम जल्द से जल्द कर दोगे? मेल कुछ पल हिचकिचाया, फिर हार मानते हुए सिर हिलाया। शायद तुम सही कह रही हो, मैं उससे बात करूँगा। मुझे क्रॉसर से सलाह लेनी होगी, वही स्टाफ का काम देखता है। उसे मेरा ये फैसला पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं उसे संभाल लूँगा। जॉय अपनी जगह से खड़ी हो गई। मेल, वापस आने के बाद मेरी ये पहली रात है। पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। हम फिर कब मिलेंगे? कल रात। चलो क्लब में डिनर करते हैं। और नोरेना? जॉय ने पूछा। वो तो इस वक्त बाहर होगी। आजकल वो लगभग हर शाम बाहर ही रहती है। क्यों ना तुम उसे भी साथ चलने को कहो? जॉय ने औपचारिकता के नाते पूछा। वो नहीं आएगी जॉय। उसे लगता है कि क्लब के लोग बहुत पुराने ख्यालों के और उबाऊ हैं। जॉय ने कंधे उचका दिए। उसे पता था कि उसे मेल पे दबाव डालना चाहिए कि वो अपनी बेटी को साथ लाए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। मन के किसी कोने में वो भी मेल के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहती थी। शायद वो ठीक कह रही है। ठीक है, फिर क्लब में मिलते हैं। ज़्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जॉय के जाने के बाद मेल कुछ देर तक खामोश बैठा उसकी बातों पर विचार करता रहा। जॉय की सूझबूझ और उसकी सलाह पर उसे हमेशा से अटूट विश्वास था। उसे लगा कि शायद किसी काम में व्यस्त होने से नोरेना का कड़वापन और उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार थोड़ा कम हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि जॉय के इस सुझाव को एक बार आजमा कर देखना ही सबसे सही रास्ता होगा। अगला दृश्य। अगली सुबह 10 बजे के बाद टिकी एड्रिस नहाकर बाहर निकला और ख़ुद को ड्रेसिंग गाउन में लपेट लिया। उसने रसोई में जाकर कॉफ़ी मशीन का स्विच ऑन किया और फिर दूध की बोतल और अखबार उठाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी लिफ्ट के दरवाजे सरसराकर खुले और फिर अलगीर बाहर निकला। उसे देख के एड्रिस के कदम ठिठक गए। वेलकम माय डियर फ्रेंड, एड्रिस ने तंज कसते हुए कहा और दूध उठा लिया। बड़े जल्दी आ गए। क्या मुझसे मिलने की इतनी बेताबी थी? हमेशा की तरह सलीकेदार कपड़ों में मौजूद अलगीर ने एड्रिस को धक्का दिया और सीधा अपार्टमेंट में घुस गया। उसके चेहरे की शिकन साफ बता रही थी कि वो गुस्से से उबल रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ किसे देखने आऊँगा? अलगीर ने चिढ़कर अपनी टोपी कुर्सी पे फेंकते हुए पूछा। एड्रिस ने शांति से दरवाज़ा बंद किया और लिविंग रूम में आ गया। कॉफ़ी पियोगे? अभी ताज़ा बनी है। बाहर में गई तुम्हारी कॉफ़ी, अलगीर गुर्राया और सोफे पे धंस गया। उसने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। मामला क्या है, इतने परेशान क्यों हो? एड्रिस ने पूछा। अलगीर आगे की तरफ झुका और एड्रिस की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कब तक इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा? उसकी पीली आंखें नफरत से चमक रही थीं। मैं अभी आता हूँ, एड्रिस ने बेरुखी से कहा और रसोई में चला गया। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी का बर्तन लेकर लौटा और मेज़ पर रखते हुए अपना कप भरने लगा। वह लड़की आज तक क्या कर रही है? अलगीर ने झल्ला कर पूछा। वो अपना काम बाखूबी कर रही है, एड्रिस ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। फिल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं कंगाल हो चुका हूँ। तुम्हारे पास तो नौकरी है, पर मैं यहाँ बिना पैसों के सड़ रहा हूँ। हम अपना असली काम कब शुरू करेंगे? एड्रिस का स्वर कठोर हो गया।
देखो फिल, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जल्दबाजी सब गुड़ गोबर कर देगी। एक भी गलत कदम और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। वो मेज़ पे उंगली पटकते हुए बोला। मैं पिछले 5 सालों से इस योजना को बुन रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे अंजाम देने के लिए 2 साल और इंतज़ार करूँगा। उस लड़की का बैंक में घुसना सबसे ज़रूरी है। वो बहुत शातिर है और स्थिति को सही से संभाल रही है। सारा खेल इस बात पे टिका है कि वो बैंक के माहौल का अटूट हिस्सा बन जाए। एक बार जब वो सिस्टम की बारीकियों को समझ लेगी तभी हम हाथ डालेंगे, उससे पहले हरगिज़ नहीं। लेकिन इसमें तो काफ़ी वक्त लग सकता है, हो सकता है महीनों लग जाएं। तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा? टिकी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। होटल वाले अब दबाव बना रहे हैं। पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें $200 दिए थे। एड्रिस का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा है? मुझे $200 और चाहिए एड्रिस। काम पूरा होते ही सूद समेत लौटा दूंगा मैं तुम्हें सिर्फ $100 दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा एक भी धेला नहीं। और इसे कम से कम 2 हफ्ते चलाना होगा, एड्रिस ने दराज खोलते हुए कहा। अचानक अलगीर बिजली की फुर्ती से उठा और एड्रिस को ज़ोरदार धक्का दिया और दराज से $20 के नोटों की गड्डी झपट ली। मैं अपना हिस्सा खुद ले लूँगा टिकी, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। एड्रिस ने खुद को संभाला। उसका चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया और उसकी छोटी आंखें काली पड़ गईं। जैसे ही अलगीर ने $300 गिने, एड्रिस पीछे हटा। चलो 300 कर लेता हूँ, अलगीर ने चिढ़ते हुए कहा। बाकी 100 तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तुम जैसे छोटे आदमी के खर्चे ही कितने होते हैं? एड्रिस ने मेज़ का सहारा लिया और एक छोटी दराज से एक अजीब सी पिस्टल निकाली जिसके पीछे रबड़ का बल्ब लगा था। पैसे वापस रख दो। एड्रिस की आवाज़ एक सांप की फुफकार जैसी थी। एक एक डॉलर वापस रखो अलगीर, वरना तुम्हारे चेहरे पे अमोनिया की ऐसी बौछार करूंगा कि चेहरा झुलस जाएगा। अलगीर उस पिस्टल और एड्रिस की आंखों में भरे जहर को देख ठिठक गया। वो कुछ पल मूर्ति की तरह खड़ा रहा, मन ही मन गालियां बकता रहा। वापस रखो इसे, एड्रिस ने दोबारा चेतावनी दी। अलगीर ने गुस्से में पैसे दराज में फेंक दिए। ठीक है सड़े हुए सनकी, लो रखो अपने पैसे। मुझसे पंगा मत लेना फिलाडेल्फिया के लौंडे, एड्रिस ने पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। मैं अपना बचाव करना खूब जानता हूँ। उसने $100 गिने और मेज़ पे पटक दिए। यही तुम्हारा हिस्सा है, इसे सलीके से खर्च करना। जैसे ही अलगीर ने पैसे उठाए, दरवाजे की घंटी ज़ोर से बज उठी। एड्रिस ने फ़ौरन दराज बंद की, चाबी घुमाकर जेब में डाली और तेज़ी से हॉल की तरफ बढ़ा। ईरा मार्श गलियारे में खड़ी थी। उसने एक पुरुष की शर्ट पहन रखी थी जिसके निचले हिस्से उसकी गहरी नीली जीन्स के बाहर लटक रहे थे। अपार्टमेंट के अंदर कदम रखते ही उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा उत्साह और चमक थी। अलगीर ने उसे संदेह भरी नज़रों से घूरते हुए पूछा, क्या चल रहा है? तुम लोग कब तक यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? ईरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बेपरवाही से कॉफ़ी काउंटर की तरफ बढ़ी और अपने लिए एक कप कॉफ़ी डाली और फिर एड्रेस की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल से बैंक में नौकरी शुरू कर रही हूँ। ये सुनते ही एड्रेस के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तुम इतनी गंभीर बात में मजाक कर रही हो? उसने भारी आवाज़ में पूछा। मैं सच कह रही हूँ, कल से मैं बैंक जा रही हूँ। एड्रेस ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पे एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसने ज़ोर से ताली बजाई और खुशी के मारे एक तीखी चीख निकाली। वो उछलकर अपनी मेज़ पे चढ़ गया और फिर वहाँ से फर्श पे छलांग लगा दी। yippee! वो चिल्लाया। चिल्लाते हुए पागलों की तरह पूरे कमरे में दौड़ने लगा। आखिरकार अलगीर ने उसे पकड़कर ज़बरदस्ती एक कुर्सी पे बिठाया। चुप हो जाओ सनकी आदमी, अलगीर फुसफुसाया। पड़ोसी पुलिस बुला लेंगे। हाफते हुए एड्रेस ने अलगीर की तरफ देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें जीत की खुशी से चमक रही थीं। देखा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत शातिर है। वो इस काम के लिए एकदम सही है। वो फिर से उछला और ईरा को कमर से पकड़कर कमरे में गोल गोल घुमाने लगा। ईरा और एड्रिस हंसते हुए सोफे पे गिर पड़े। एड्रिस ने उत्साह में ईरा का चेहरा थामकर उसके माथे पे एक जोरदार चुंबन दिया। हंसते हुए ईरा ने उसे पीछे धकेला और संभल कर बैठ गई। वाह, तुम तो सच में एक जादुई गुड़िया हो। एड्रिस फर्श पे बैठते हुए उसे प्रशंसा से देखते हुए बोला, आखिर तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन किया? ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान था। जॉय नाम की प्यार में पागल एक कुंवारी औरत बेचारी डैडी के पीछे हाथ धो के पड़ी है। ईरा ने मजाक उड़ाते हुए समझाया। डैडी अपनी सारी परेशानियां उससे बताते हैं। बीते 2 हफ्तों से मैं जानबूझ के उदास होने का नाटक कर रही थी। खुद को कमरे में बंद कर लेती और बस पॉप संगीत सुनती और अड़ियल बनी रहती। डैडी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी उस सहेली को बुला लिया और जैसा मैंने सोचा था फिर वैसा ही हुआ। ईरा ने खड़े होकर नाटकीय अंदाज में एड्रेस की नकल उतारी। उस लड़की को काम की ज़रूरत है, उसे बैंक में नौकरी दिला दो। उसे अपनी उम्र के साथियों की ज़रूरत है। और डैडी मान गए। उन्होंने कहा कि अगर इससे मुझे खुशी मिलती है तो मैं कल से ही काम शुरू कर सकती हूँ। ईरा ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, काम? ये लोग हमेशा काम की ही बातें क्यों करते रहते हैं? एड्रिस ठहाका मार के हंस पड़ा।
पर जान, इस काम से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तुम उस बेशुमार दौलत के इतने करीब जो होगी। काश मैं तुम्हारी जगह होता। सुबह 9 से शाम 6 तक तुम हर तरफ खनकते पैसों और नोटों के बंडलों से घिरी होगी। वो अचानक आगे बढ़ा और अपनी छोटी छोटी बाहों से ईरा की कमर को जकड़कर अपना चेहरा उससे सटा लिया। ओह मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा। ईरा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपना संतुलन खोकर फर्श पे जा गिरा। अपने हाथ अपने पास रखो, उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मुझसे दूर रहो। एड्रिस सकपका गया। उसने पलकें झपकाई और एक फीकी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। अरे मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा तरीका ही ऐसा है। पर मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं है, ईरा ने चिढ़कर कहा और सोफे पर धंस गई। अलगीर ये सब बड़ी नफरत से देख रहा था। अगर तुम दोनों की नौटंकी खत्म हो गई हो, उसने रूखेपन से कहा, तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं? क्या डेविन ने बताया कि तुम बैंक के केस डिपार्टमेंट में जाओगी? एड्रिस ने पूछा। ईरा ने सिर हिलाया। कल सुबह स्टाफ के साथ मेरा इंटरव्यू है, वही तय करेगा कि मुझे कहाँ तैनात करना है। उसे ये बताना मत भूलना कि तुम्हें अकाउंट्स की अच्छी खासी समझ है, एड्रिस ने सलाह दी। मैं चाहता हूँ कि तुम लेखा विभाग में जाओ। वो आगे झुका और धीमी आवाज़ में बोला, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ डोरमेट तिजोरियाँ कहाँ हैं। डोरमेट तिजोरियाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसी तिजोरियाँ जिनका लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है। बैंक में ऐसे बहुत से सेफ होते हैं। मैंने सुना है कि टेक्सास के बड़े तेल व्यापारी यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, एक सेफ लेते हैं, उसमें ढेर सारा कैश भरते हैं और वापस चले जाते हैं। वे अगली छुट्टी तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। एक बार तुम अकाउंट्स में घुस गई तो तुम उन सेफ़ों के नंबर और उनके मालिकों की जानकारी निकाल सकोगी। हमें उन्हीं तक पहुंचना है। तुम पागल हो गए हो? अलगीर ने बीच में टोकते हुए कहा। हमें जानकारी मिल भी गई तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वो दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक है। वहां हर वक्त गार्ड तैनात रहते हैं और चप्पे चप्पे पे अलार्म लगे हैं। किसने कहा कि हमें उनके पास जाना है? एड्रिस ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें अपनी योजना बताऊंगा। ये काम चरणों में होगा। पहला चरण ईरा का बैंक में दाखिल होना, जो कल पूरा हो जाएगा। दूसरा चरण उन निष्क्रिय तिजोरियों का पता लगाना। तीसरा चरण वहाँ के सिस्टम, चाबियों और गार्डों की बारीकियों को समझना, धीरे धीरे और सावधानी से। यही इस मिशन को अंजाम देने का एकमात्र तरीका है। पर इन सब में तो हफ्तों लग सकती हैं, अलगीर ने चिंतित होकर कहा। ऐसी बड़ी योजनाओं में वक्त तो लगता ही है, एड्रिस ने बेफिक्री से जवाब दिया। पर यकीन मानो, अगर इसमें 1 साल भी लग जाए तो भी ये इंतज़ार और मेहनत करोड़ों के इनाम के सामने कुछ भी नहीं है। अलगीर कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि ईरा उसे अपनी ठंडी और बेरुखी नज़रों से घूर रही है तो वो चुपचाप खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं इस खेल में कब शामिल होऊंगा? उसने चौखट पर रुककर भारी आवाज़ में पूछा। शायद चौथे चरण में, एड्रिस ने शांत भाव से कहा। धीरज रखो फिल, इसका नतीजा बेहद शानदार होगा। अलगीर ने उसे एक आखिरी बार देखा, थोड़ा हिचकिचाया और फिर दरवाजे को ज़ोर से पटकते हुए बाहर निकल गया। इसे आखिर तकलीफ़ क्या है? ईरा ने चिढ़कर पूछा। एड्रिस ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। जब तक वो पैसे नहीं उड़ाता उसे चैन नहीं मिलता, और फिलहाल उसकी जेब खाली है। वैसे इस पूरी योजना में उसका काम क्या है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। वह इस काम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी तुम। बस उसका तरीका थोड़ा अलग है। खैर, डेवन के साथ तुम्हारा तालमेल कैसा चल रहा है? ईरा ने उदासीनता से जवाब दिया। मैं जितना हो सके उससे दूर ही रहती हूँ। वो सोफे पे पीछे की तरफ झुक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रईस आदमी के घर में रहना इतना उबाऊ हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि यह नाटक ज़्यादा दिन ना चले, वरना मैं बोरियत से पागल हो जाऊंगी। एड्रिस ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अचानक एक खौफनाक सख्ती आ गई। $50,000 बिना मेहनत के नहीं मिलते जान। तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, शानदार गाड़ी है, रहने को महल जैसा घर है और जेब में पैसा है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है, पर मैं बस ऊब चुकी हूँ। तो ऊबती रहो। सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने और कंगाली की हालत में रहने से तो बोर होना कहीं बेहतर है। बस ये बात गांठ बांध लो। एड्रिस फुसफुसाते हुए उसके करीब आया। और सुनो ईरा, बहुत संभल कर रहना। अपने एंटरटेनमेंट की खोजबीन में कोई गलती मत कर बैठना। अगर तुमने अपनी हद पार की तो तुम्हें स्पुतनिक की रफ्तार से बैंक से बाहर फेंक दिया जाएगा। वो बैंक किसी इबादत गाह की तरह इज्जतदार जगह है। अगर तुम मेलविल डेविन की बेटी नहीं होती तो तुम्हें वहाँ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। खुद को धोखे में मत रखना। उन्होंने तुम्हारा यानी नोरेना का पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। वो लड़की किसी नन की तरह पवित्र और मेहनती थी। बैंक को ठीक वैसी ही आदर्श लड़की चाहिए। और याद रखना,
अब तुम वही आदर्श लड़की हो। अगर तुमने शराब पी, लड़कों के साथ मौज मस्ती की या कोई भी चक्कर चलाया और उन्हें इसकी भनक लग गई तो बस हमारा पूरा खेल ख़त्म। एड्रिस का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वो और करीब झुका और दबी हुई आवाज़ में बोला, अगर तुम्हारी इस मामूली बोरियत की वजह से हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिली तो यकीन मानो अखबारों में ये छापने की हिम्मत नहीं होगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ईरा बिना हिले डुले बैठी रही। वो एड्रेस की उन क्रूर आंखों में सीधे देख रही थी जिनमें मौत जैसी ठंडक थी। फिर वो धीरे से खड़ी हुई। मुझे धमकी देने की हिम्मत मत करना बोने, उसने नफ़रत और घमंड भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ वो सलूक कर सकती हूँ जिसे छुपाना तो दूर अखबार वाले सोच भी नहीं पाएंगे। एड्रेस अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। वाह बेबी, तुम में बहुत हिम्मत है। मुझे तुम्हारी यही अदा पसंद है। लेकिन मेरी बात याद रखना, बोरियत बर्दाश्त कर लो, लेकिन सावधानी मत छोड़ना। आज के बाद मुझसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद मत रखना, ईरा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। अब मैं एक कामकाजी महिला हूँ। जब तुम्हारे लायक कोई खबर होगी तो मैं खुद फ़ोन करूँगी। ओके टिकी, बाय बाय। उसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और बाहर निकल गई। अगला दृश्य। इतवार की सुबह 10 बजे के कुछ ही देर बाद मेल डेवन अपनी मर्सिडीज़ कन्वर्टिबल लेकर जज एंसली के घर के बाहर रुका और हॉर्न बजाया। जॉय, जो पहले से ही तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुख्य द्वार खोला। उसने काला स्वेटर और सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बीच बैग था। मेल कार से बाहर निकला और लपक कर जॉय के लिए दरवाज़ा खोला। हेलो जॉय, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, जॉय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसे ये देखकर सुकून मिला कि मेल पहले से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा और स्वस्थ दिख रहा था। पिछली मुलाकात में उसके चेहरे पे जो चिंता और तनाव की लकीरें थीं वे अब गायब हो चुकी थी। जाहिर था कि फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें दोबारा देखकर मुझे भी, मेल ने कहा और उसे कार में बैठने में मदद की। जज साहब कैसे हैं? वे ठीक हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोपहर के खाने तक तुम हमारे साथ होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। नोरेना आज क्लब में है। मेल ने कार चलाते हुए मुस्कुराकर जॉय की ओर देखा। पता नहीं जॉय, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। जिस खूबी से तुम मेरी समस्याओं को सुलझाती हो वो हर कोई नहीं कर सकता। मैं बैंक चलाने में चाहे कितना ही माहिर क्यों ना हूँ, लेकिन जब अपनी निजी ज़िंदगी की बात आती है तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल लाचार महसूस करता हूँ। जॉय ने अपनी नज़रें फेर ली। उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। पता नहीं मेल, मुझे तो लगता है तुम अपना खुद ख्याल रख सकते हो, पर यह जानकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। मेल ने उसका हाथ थपथपाया। अब उनकी गाड़ी पैराडाइज बे की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ मेल का एक निजी बीच केबिन था। तुम्हारी सलाह ने कमाल कर दिया नोरेना, अब कोई समस्या नहीं रही। तुम सही कहती थी, उसे काम की ज़रूरत है। जब से उसने बैंक में कदम रखा है उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया है। ये बात सुन के खुशी हुई। उसे वहाँ काम शुरू किए कितना वक्त हो गया? करीब 2 हफ्ते। हाँ, उसने 2 हफ्ते पहले सोमवार को ही ज्वाइन किया था। मेल ने थोड़ा रुककर जॉय की तरफ देखा। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरे 2 हफ्ते नहीं देखा जॉय। ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया। जॉय ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। उसे मेल को ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं थी कि ये 2 हफ्ते उसके लिए कितने भारी गुजरे थे। वो रोज़ उम्मीद भरी नज़रों से अपने फ़ोन को देखती रहती थी। तुम शायद बहुत बिज़ी रहे होगे। हाँ, बहुत ज़्यादा, मेल हंसा। मैं नोरेना को शहर घुमा रहा था। हम सिनेमा, थिएटर, म्यूज़िक कॉन्सर्ट, हर जगह गए। जॉय चुपचाप सामने की सड़क को देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी उदासी घर कर गई। तो अब नोरेना के साथ तुम्हारी अच्छी जमने लगी है? हाँ, मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं। मेल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अब उसे अपनी उम्र के दोस्त ढूंढ लेने चाहिए। उसके साथ घूमते हुए मैं खुद को बहुत बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। मुझे लगता है कि वो बस मुझे एक सुरक्षित और कामचलाऊ साथी की तरह बर्दाश्त करती रहती है, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास कोई और नहीं है। इसीलिए मैंने उस पर बैंक क्लब ज्वाइन करने का दबाव डाला। पहले तो वो हिचकिचा रही थी, पर फिर आखिरकार मान ही गई। अब वो अपना पूरा वीकेंड वहीं बिताने वाली है। जॉय को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या उसके नए दोस्त बन रहे हैं? जॉय ने पूछा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे भी आजकल के यंगस्टर्स को ज़्यादा पूछताछ पसंद नहीं आती, मेल ने जवाब दिया। मैंने उससे साफ कह दिया है कि वो जिसे चाहे घर बुला सकती है, लेकिन फ़िलहाल उसने अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया है। कम से कम मैंने अपनी तरफ से नरमी बरतने की कोशिश की है, पर वो
वो बिल्कुल स्नेहशील नहीं है। तुम्हें एकदम से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए मेल। मैं खुद को यही समझाता हूँ जॉय, पर सच तो यह है कि मुझे उसके स्वभाव में ममता या लगाव जैसा कुछ भी नज़र नहीं आता। वो तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी है। मेल ने बेबसी से कंधे उचकाए। खैर, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। कम से कम अब हम साथ तो रह सकते हैं और बातें कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी उसके विचार मुझे बुरी तरह चुका देते हैं। वो अक्सर ऐसी बातें कह जाती है जो गले से नहीं उतरती, और जब मैं गहराई से पूछना चाहता हूँ तो वो बात को टाल देती है। शायद ये उसकी उम्र का असर है। किस तरह के विचार? जॉय की जिज्ञासा बढ़ी। जिंदगी की तरफ उसका नज़रिया। कभी कभी मुझे लगता है कि उसमें सेंसिटिविटी और मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। शायद उसकी माँ की परवरिश का असर हो। यह बहुत अजीब है, क्योंकि डॉक्टर ग्राम ने तो उसकी बहुत तारीफ़ की थी। या तो उसने डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाया है या फिर वो अचानक बदल गई है। मेल, मैं अब भी ठीक से नहीं समझ पा रही कि तुम कहना क्या चाहते हो। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी बहुत सी बातें अचानक चुभती हैं। कल ही हम अखबार पढ़ रहे थे। एक खबर थी कि कैसे एक आदमी ने जलती हुई कार से बच्चे को बचाया और ख़ुद अपनी जान गंवा दी। नोरेना ने उसे बेवकूफ़ कहा। एक और ख़बर थी कि एक बूढ़ी औरत की जमा पूंजी चोरी हो गई, तो उसने कहा कि अगर वो बुढ़ापे में अपनी दौलत भी नहीं संभाल सकती तो उसे खोने का ही हक है। पिछले हफ्ते हुई बड़ी गहनों वाली चोरी पे उसका कहना था कि चोर बहुत चालाक और काबिल थे। वो मजाक नहीं कर रही थी। उसका मतलब भी यही था। वो वाकई बहुत सख्त मिजाज लगती है। जॉय ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे मेल, तुम्हें इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। आजकल के यंगस्टर्स अक्सर इसी अंदाज में बात करते हैं। खुद को कठोर, निंदक और सहानुभूतिहीन दिखाना उन्हें कूल लगता है। शायद वो तुम्हें बस चौंका कर मज़ा लेना चाहती हो। सकता है तुम ठीक कह रही हो। मैं दूसरे बच्चों से तो ये उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी से ऐसी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा। चूँकि डॉक्टर ग्राहम ने उसकी इतनी प्रशंसा की है तो मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझूंगी। शायद वो बस ये दिखाना चाहती है कि वो अपने पिता की तरह ही चतुर है। बैंक में उसका काम कैसा चल रहा है? ये सुनते ही मिल का चेहरा खिल उठा। वहाँ तो कोई शिकायत ही नहीं है। उसने क्रॉसुर को बहुत प्रभावित किया है। शुरुआत में तो क्रॉसुर उसे नौकरी पर रखने के हक में बिल्कुल नहीं था, पर नौरैना ने इंटरव्यू में कमाल कर दिया। लगता है उसे हिसाब किताब की बहुत गहरी समझ है। वो अभी अकाउंट्स में है और क्रॉसर का कहना है कि उसका काम वाकई काबिल तारीफ़ है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जॉय ने खुशी जाहिर की। मेल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वो बिल्कुल मुझ पे गई है। उसे बैंक की बारीकियों में बहुत दिलचस्पी है। कल रात ही वो हमसे सवाल कर रही थी कि हम अपने बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक क्यों कहते हैं। जब मैंने उसे हमारी सुरक्षा प्रणाली और अलार्म सिस्टम के बारे में विस्तार से समझाया, तब जाकर उसे यकीन हुआ। उसकी ये दिलचस्पी देख मुझे लगता है कि वो बैंकिंग में एक शानदार करियर बना सकती है। जॉय ने चुटकी लेते हुए कहा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंचो मेल। वो जल्द ही किसी के प्यार में पड़ जाएगी, और तब ये तुम्हारा बैंक उसके लिए उतना ही गैर ज़रूरी हो जाएगा जितना मेरे लिए है। मेल खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ, हमेशा की तरह तुम ठीक कह रही हो। क्या वो अब भी उस बोने से मिलती है? जॉय ने आखिर में पूछा। नहीं, और ये जानकर मुझे बहुत सुकून है। वो काम में इतनी बिजी है कि उसके पास सिकोम्बे जाने का वक्त ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे भूल चुकी है। अब उसकी दुनिया घर, बैंक और क्लब तक ही सीमित है। अगला दृश्य। अगर अलगीर इस वक्त ईरा को देख पाता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। वो अपनी TR4 कार एड्रिस के अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर पार्क कर रही थी, और कार छोड़कर कुछ ही मिनट बाद उसने एड्रिस के दरवाजे की बेल बजा दी। एड्रिस उछलता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। ईरा को देखते ही वो बिना मुस्कुराए एक तरफ हट गया ताकि वो भीतर आ सके। पिछले 2 हफ्ते उसके लिए बेहद तकलीफ दे रहे थे। अलगीर फिर से पैसों के लिए उसे तंग कर रहा था, और उसकी बचत जिस रफ्तार से घट रही थी उससे वो परेशान था। अगर इस योजना में अलगीर की भूमिका इतनी अहम नहीं होती तो एड्रिस उसे बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन अब वो जानता था कि ये नामुमकिन है। अलगीर की फिजूल खर्ची के बारे में ना वो कुछ कर सकता था ना कह सकता था। इन हफ्तों में ईरा से कोई खबर नहीं आई थी। कई बार उसका मन हुआ कि वो उसे फ़ोन कर दे, लेकिन उसे याद आया कि ईरा ने साफ कहा था जब उसके पास कोई ज़रूरी बात होगी तब वो खुद कांटेक्ट करेगी। अलगीर के बार बार उकसाने पर भी एड्रिस ने फ़ोन नहीं किया। उसे ईरा पे भरोसा था। वो जानता था कि इस मामले में जल्दबाजी घातक हो सकती है। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी जान, वो उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में जाते हुए बोला। वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आने से पहले तुम कोई खबर देती। तभी अलगीर बेडरूम से निकल के आया। उसने रात एड्रेस के यहीं बिताई थी, क्योंकि होटल का बिल चुकाने में उसे दिक्कत हो रही थी। आफ्टर ऑल, ईरा को देखते ही वो खुशी से चिल्लाया, क्या हो रहा था? हम 2 हफ्ते से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम अपनी सुस्ती छोड़कर कुछ करो। तुम तो आराम से अमीरी की ज़िंदगी जी रही हो,
लेकिन मेरा क्या? बताओ क्या चल रहा था? बस करो, एड्रिस गुस्से से लर्जा। बैठो ईरा, कुछ लेकर आई हो? वो कमरे में टहलती हुई एक आराम कुर्सी के पास गई और उस पर धम से बैठ गई। कुछ पल तक वो अलगीर को घूमती रही, फिर तिरस्कार भरी नज़र से एड्रिस की ओर मुड़ी। अगर ये बेवकूफ़ मुझे तंग करना बंद नहीं करेगा, उसने कहा, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं मजाक नहीं कर रही। सिर्फ इसीलिए कि ये आलसी अपनी जेब नहीं संभाल पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझ पे अपना बोझ ला दे। अलगीर कुछ कहने ही वाला था कि एड्रिस ने उसे बीच में टोक दिया। मैंने कहा ना चुप रहो, उसे अकेला छोड़ दो। फिर ईरा से बोला, ठीक है जान, उसकी फिक्र मत करो। बताओ क्या खबर है? मेरे पास वो सारी जानकारी है जो तुम चाहते थे। आसान नहीं था, बहुत सावधानी बरतनी पड़ी, लेकिन मैंने हासिल कर ली ये जानकारी। उसने अपना पर्स खोला और एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। शुरुआत के लिए ये कैसा रहेगा? एड्रिस ने कागज़ लिया, उसे खोलकर ध्यान से देखने लगा। कुछ पल बाद बोला, ऑलमोस्ट डेड तिजोरियाँ? उनमें से चंद, वैसे और भी हैं, लेकिन ये बड़े खर्च करने वाले लोग किराए पे लेते हैं। तिजोरियों में क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ग्राहक खुद खोलते हैं और बैंक अंदर की चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन इनके किराए को देखते हुए लगता है कि ये अच्छी खासी भरी हुई होंगी, ईरा ने कहा। मुझे पता चला है कि टेक्सास के 5 तेल वाले इस वीकेंड पर जा रहे हैं। वे कैसीनो में हज़ारों डॉलर जीत रहे हैं। वैसे ये बात पक्की लगती है कि टेक्सास लौटने से पहले वे अपनी जीती हुई रकम को तिजोरियों में ही जमा कर देंगे। दूसरी लाइन में उन 5 तिजोरियों के नंबर देख लो। इन नंबरों का क्या फ़ायदा? अलगीर गुस्से से बोला, हमें तो अंदर की चीज़ें चाहिए। ईरा और एड्रिस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये ठीक है बेबी, एड्रिस ने कहा, अब हमें सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाना है। वो भी पता चल गया है। ईरा ने अपना बैग खोला, सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सुलगाली और बोली, मैंने पापा से बात की। उन्हें लगता है कि मैं अपने करियर को लेकर सीरियस हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम समझा दिया। अगर कोई बात उन्हें नहीं पता तो किसी को नहीं पता। एड्रिस आगे की ओर झुका, उसकी छोटी आंखें चमक उठीं। कैसे काम करता है? इतना बता दूं, रात में बैंक में घुसने की कोशिश करना खुदकुशी है। वहाँ 6 सशस्त्र गार्ड तैनात रहते हैं और हर एक की पूरी छानबीन की गई है। वे खास चुने हुए लोग हैं। उन तक पहुँचना बारूद को छूने जैसा है। रात भर वे कुत्तों के साथ गश्त लगाते हैं। तिजोरियाँ बैंक के तहखाने में हैं, जहाँ 3 इंच मोटी स्टील की परत और 4 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं। बैंक बंद होते ही तहखाने में पानी भर दिया जाता है। सुबह 6 बजे टाइमर सिस्टम पानी निकाल देता है और हीटर से सुखा दिया जाता है। इसीलिए रात में तहखाने में सेंध लगाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। अलगीर ने क्रोध से अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुरी तरह मसली। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि उन तिजोरियों तक पहुंचने का सोचना भी पागलपन है। अलगीर एड्रिस पे गरजते हुए बोला, हम बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। खुद को संभालो, एड्रिस ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। दिन के वक्त कैसा रहता है बेबी? दिन में भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लगता है। 12 गार्ड गश्त पे रहते हैं। तिजोरियों वाली ग्रिल हमेशा बंद रहती है और 2 गार्ड ऑटोमेटिक राइफलों के साथ उसकी रखवाली करते हैं। वे इतने विशाल और डरावने लगते हैं कि पूरी फौज को भगा सकते हैं। पूरा इलाका अलार्म से भरा पड़ा है। पापा ने कहा था कि अगर 20 आदमी स्मोक बम और बंदूकें लेकर भी बैंक में घुसें तो भी उनका कोई मौका नहीं। बुलेट प्रूफ ग्लास के टावर में एक गार्ड बैठा रहता है जो हर आने जाने वाले की जांच करता है। उसके करीब पहुंचना लगभग असंभव है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो एक बटन दबाता है, सारे दरवाजे बंद और लॉक हो जाते हैं। तिजोरियों में पानी भर जाता है और पुलिस को फ़ौरन अलर्ट चला जाता है। इसीलिए बैंक खुलने के वक्त में घुसने की कोशिश करना भी खुदकुशी ही लगती है। एड्रिस हंस पड़ा और अपनी छोटी छोटी हथेलियों को आपस में रगड़ने लगा। उन्होंने हर संभावना का बंदोबस्त कर रखा है ना जान? अब एक बात बताओ, तिजोरियों के कमरे में कौन जाता है? ग्राहक, कोई और नहीं? ईरा मुस्कुराई। अब तुम सही रास्ते पे आ गए हो। हाँ, एक और शख्स जाता है। एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो ग्राहकों को उनकी तिजोरी तक लेके जाती है। एड्रिस ने सिर हिलाया। उसके बारे में सुना है। क्या तुम उससे मिली हो? मिल चुकी हूँ। उसका नाम डोरिस किर्बी है। 33 साल की है और पिछले 8 साल से यही काम कर रही है। उस तक पहुँचना उतना ही मुश्किल है जितना किसी बिशप तक पहुँचना। मालूम है कि वो कहाँ रहती है बेबी? अभी नहीं, लेकिन पता लगा लूँगी। एड्रिस ने फिर सिर हिलाया। जितनी जल्दी हो सके पता करो ना जान, मुझे फ़ोन कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो करती क्या है जान, कुछ पता चला? इमेजिन करो कि तुम एक ग्राहक हो। ईरा सोफे के कुशन पर और आराम से पीठ टिकाते हुए बोली,
और तुम्हें तिजोरी किराए पे लेनी है। तुम बैंक जाते हो, एक फॉर्म भरते हो, नाम, पता, टेलीफोन नंबर, कितने वक्त और कितनी बार इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें एक चाबी दे दी जाती है। अगर वो खो जाए तो ताला तोड़ना पड़ेगा, कोई डुप्लीकेट नहीं बनती। हर तिजोरी में 2 ताले होते हैं। तुम्हारे पास एक चाबी, बैंक के पास दूसरी की, मास्टर की। दोनों चाबियों के बिना तिजोरी नहीं खुल सकती। किरबी चाबियां संभालती है और जाते वक्त उसे गार्ड को सौंप देती है। जब तुम तिजोरी इस्तेमाल करना चाहते हो तो ग्रिल पर तैनात गार्ड के पास जाते हो, उसे अपनी नंबर वाली चाबी दिखाते हो। वो नंबर चेक करता है जिससे तुम्हारा नाम और पता मालूम हो जाए। उसके पास तुम्हारी तस्वीर भी रहती है। हर चाबी का अलग पासवर्ड होता है। तुम उसे पासवर्ड बताते हो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तभी ग्रिल खोल के भीतर जाने देता है। सीढ़ियाँ उतर के नीचे किरबी एक डेस्क पे बैठी रहती है। तुम उसे अपना नंबर बताते हो, वो तुम्हें तुम्हारी तिजोरी तक ले जाती है। अपने पास वाली की से पहला ताला खोलती है और अगर तुम्हें ज़्यादा वक्त चाहिए तो वहीं छोड़कर चली जाती है। तुम अपनी चाबी से दूसरा ताला खोलते हो, सामान रखते हो या निकालते हो, फिर घंटी बजा देते हो। किरबी वापस आती है, अपना ताला लगा देती है और तुम्हें ग्रिल तक छोड़ आती है। बस यही प्रोसेस है और यही वो करती है। एड्रिस ने शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वेल डन जॉन, वेरी वेल डन। मुझे तो लगा था कि ये सब समझने में तुम्हें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि ये सारी बकवास ठीक है? अलगीर भड़क उठा। अच्छा तो ज़रा मुझे बताओ कि हम उन तिजोरियों में रखे पैसों तक पहुँच कैसे बनाएंगे। मुझे उनकी इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। पैसे तक पहुँच का रास्ता क्या है? ओ माय डियर फिल, एड्रिस ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम इस लंबे इंतज़ार को लेकर इतनी शिकायत कर रहे थे। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। तुम्हारा पहला काम है छोटी मिस किरबी को रास्ते से हटाना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं। उन्हें कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी पे भेजना है। क्या तुम ये कर सकते हो? अलगीर चौंका। अच्छा बताओ, हम उसे क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्योंकि, एड्रिस बोला, इस बच्ची को उसकी जगह लेनी है ना मेरी प्यारी गुड़िया? हाँ, यही प्लान है, ईरा ने कहा। लेकिन आखिरी फैसला क्रॉसबी का ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एड्रिस मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे पापा के हाथ में है और बैंक में वो बड़े अधिकारी हैं। तुम पापा से कहो कि तुम्हें उन महत्वपूर्ण ग्राहकों से मिलने का मौका चाहिए, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। खासकर अगर तुम कहो कि किरबी को कोई ज़रूरी काम कुछ दिनों के लिए पड़ जाए, तब कौन संभाले? किरबी की छुट्टी के वक्त संभालने का अनुभव तुम्हारे करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। पापा को ज़रा ये बात समझा दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अलगीर की आंखों में दिलचस्पी झलकने लगी थी। वो पास की का निशान ले लेगी, बस यही बात है ना? वो आगे झुकते हुए बोला। वो ना सिर्फ पास की का बल्कि ग्राहकों की चाबियों की भी छाप लेगी, ख़ास तौर पे उन 5 टेक्सास वालों की। वो ऐसा कैसे करेगी? अभी तो उसने कहा था कि ग्राहक अपनी चाबियां अपने पास रखते हैं। उसे चाबियां मिलेंगी कैसे? वो चाबियां ज़बरन नहीं बल्कि चालाकी से लेगी, एड्रिस मुस्कुराते हुए बोला। उसने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और नाटकीय अंदाज में कहा, अगर आप मुझे अपनी चाबी दे देंगे मिस्टर क्लंकरहेड, तो मैं आपके लिए तिजोरी खोल दूंगी। ये टेक्सास वाले बड़े सख्त मिजाज होते हैं, शायद वो उसे नरक भेजने को कह दें। क्या तुम इतनी खूबसूरत लड़की को भाड़ में जाओ कहोगे फिल? अलगीर ने ईरा को आलोचनात्मक नज़रों से देखा। ईरा ने उसकी ओर जीभ निकाल दी। हाँ, शायद तुम्हारी बात में दम तो है। फिर वो छाप का इस्तेमाल किस लिए करेगी? उसके बाएं हाथ में एक छोटी सी गुड़िया होगी। चाबियां तुम ही बनाओगे। बेहतर होगा कि तुम उससे बात कर लो और बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। उन चाबियों को काटना मुश्किल हो सकता है, अलगीर ने कहा। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि ताले कितने जटिल हैं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ताले इतने जटिल क्यों होंगे? मुझे यकीन है कि ये साधारण ताले चाबियां ही होंगी। खैर, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे पास भी एक चाबी होगी। अलगीर ने सिर टेढ़ा किया। ऐसे कैसे? कल तुम बैंक जाओगे और एक तिजोरी किराए पे लोगे। अपने साथ कटे हुए अखबारों से भरा एक मोटा सीलबंद लिफाफा ले जाना। तुम कहोगे कि ये सारा तुम्हारा जुए का पैसा है। तुम हर दिन पैसे निकालोगे और जमा करोगे। तुम डोरिस किरबी से मिलोगे, उसे अच्छी तरह देखोगे ताकि बाद में पहचान सको। लिफाफा तिजोरी में रखोगे और चाबी अपने पास रख लोगे।
फिर तुम खुद ही तय कर पाओगे कि एक ही पैटर्न की नकल चाबियां बनवाना कितना मुश्किल है। शाम तक तुम मिस किर्बी को बीमार पड़ने, दुर्घटना होने, पेट दर्द होने या जो भी बहाना बनाओ रास्ते से हटा दोगे। लेकिन एक बात याद रखना, वो बैंक में महत्वपूर्ण पद पे है। अगर उसके साथ कुछ भी संदिग्ध हुआ तो सिक्योरिटी वालों को शक हो सकता है और पुलिस पास आ सकती है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहना होगा फिल। अलगीर ने झुंझलाते हुए ज़मीन की तरफ देखा। क्या मैं उसे अपनी कार से थोड़ी टक्कर मार दूं? उसने आखिर में सुझाव दिया। नहीं फिल, वो हिट एंड रन कहलाएगा। एड्रेस ने नरमी से समझाया। वो सीधा पुलिस का मामला बन जाएगा। क्या वो अकेली रहती है? हाँ, इस बार ईरा ने जवाब दिया। उसका अपार्टमेंट सबसे ऊपरी मंजिल पे है। उसने बातों बातों में मुझे बताया था। अगर उसे सीढ़ियों से ही ऊपर जाना होता है तो रास्ते में एक रस्सी तान देने से काम बन जाएगा। अलगीर ने योजना बनाते हुए कहा। कैसा रहेगा? क्या इससे सिर्फ उसका पैर टूटेगा? चलेगा, बशर्ते उसकी गर्दन ना टूटे। एड्रेस ने चेतावनी दी। हम नहीं चाहते कि पुलिस इसमें शामिल हो और हत्या की जांच शुरू कर दे। मुझे उसका पता दो, अलगीर ने ईरा से कहा। जैसे ही तुम मुझे पता बताओगी मैं जाकर उस जगह का मुआयना कर लूँगा। ईरा ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी घड़ी देखते हुए खड़ी हो गई। और कुछ है टिकी? मुझे अब क्लब पहुंचना है। पापा का फ़ोन आ सकता है। अगर उन्हें पता चला कि मैं वहां नहीं हूं तो उन्हें शक हो जाएगा। बस इतना ही है मेरी जान। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, सच में। बस ऐसे ही काम करती रहो। बहुत जल्द तुम्हारे पास उड़ने के लिए बहुत सारा पैसा होगा। सचमुच बहुत सारा पैसा। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये सब मज़े के लिए कर रही हूँ? वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाय टिक्की। फिर उसने अलगीर की ओर मुड़कर देखा और ताना मारा। देखते हैं तुम में कितनी फिरती है बेवकूफ़। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ करके दिखाओ। और फिर वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही अलगीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं उस कमीनी को अपने पास रखना चाहता हूँ, वो गुर्राया। उसे टुकड़े टुकड़े करने से पहले मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। एड्रेस खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें मौका मिलेगा मेरे दोस्त, बस सब्र रखो। इतनी कम उम्र में इतना पैसा हजम करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही। अलगीर ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। मुझे बैंक में लॉकर किराए पे लेने की क्या ज़रूरत है? ओह फॉर गॉड से, थोड़ा दिमाग तो लगाओ दोस्त। ईरा का काम होगा दूसरों की तिजोरियों से पैसा निकाल कर तुम्हारी तिजोरी में डालना। तुम हर दिन बैंक जाओगे और वो पैसा निकाल लाओगे, जिसे बैंक वाले तुम्हारा ही पैसा समझेंगे। वरना हम उन तिजोरियों से पैसा बाहर कैसे निकालेंगे? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि डुप्लीकेट चाबियां मिलने और ईरा के हमारे लिए काम करने के बाद ये कितना आसान हो जाएगा? जब तक मैनेजर वहाँ नहीं है, तिजोरियों पे पूरा का पूरा कंट्रोल ईरा का होगा। वो जिन तिजोरियों को खोल पाएगी उनसे पैसे निकाल कर तुम्हारी तिजोरियों में शिफ्ट कर देगी। हम उन तिजोरियों को निशाना बनाएंगे जो सालों से बंद पड़ी हैं। इसीलिए उनके मालिकों को महीनों तक पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गायब है, और तब तक हम यहाँ से मीलों दूर जा चुके होंगे। अलगीर बिना हिले डुले बैठा रहा, बस उसे घूरता रहा। बात अब उसकी समझ में आ चुकी थी। कमाल है, उसके मुंह से विस्मय भरी आवाज़ निकली। है ना शानदार? एड्रेस ने खुशी से उसको गले लगा लिया। और हाथ लगने वाले हैं लाखों डॉलर। ये अब तक का सबसे बेहतरीन और आसान मौका है। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, yippee!